सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम डच व्यापारियों के भारत के आगमन पर परिचर्चा करेंगे। डच व्यापारी मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड यूरोप का एक देश है जिसे हम जो है मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यह है विश्व का मानचित्र है। इसमें अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर में यूरोप है। यूरोप में यहीं पर नीदरलैंड होगा। नीदरलैंड को क्लियरिटी से समझने के लिए हम यूरोप के मैप का अवलोकन करते हैं। आप देखिए, नीचे का जो पोर्शन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये है पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है। बेल्जियम के बाद क्या है? नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है। तो यूरोप में आप देख रहे हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम के बाद जो है नीदरलैंड अवस्थित है। नीदरलैंड के व्यापारी पहले क्या करते थे? पुर्तगाल के व्यापारी, स्पेन के व्यापारी पूर्व के देशों या भारत से सामग्री ले जाते थे पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से डच व्यापारी उस सामग्री को यूरोप में ले जा कर के बेचा करते थे। चूँकि इस व्यापार में पुर्तगालियों और स्पेन निवासियों पर, स्पेन के व्यापारियों पर डच की निर्भरता थी, इसलिए डच व्यापारी जो है बहुत अधिक लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन डचों ने किया। उन्होंने एक नई तकनीकी से जहाज़ का निर्माण किया जिसे फ्लूट शिप, क्या कहते हैं? फ्लूट शिप। फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो हल्की होती थी, कम ईंधन की खपत जिसमें होती थी और जिसको चलाने के लिए कम श्रम की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में ये पुर्तगालियों की तुलना में डचों को ज़्यादा गतिशील जहाज़ प्राप्त हो गई, तकनीकी प्राप्त हो गई। दूसरा मामला ये था कि यूरोप में पुर्तगाल व्यापार करके आगे बढ़ रहा था, स्पेन व्यापार करके आगे बढ़ रहा था। डच निवासी भी अपने को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए यूरोप में एक तरह की होड़ थी कि अधिक से अधिक व्यापार करके कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम लोगों ने मानचित्र में देखा कि यहाँ पर डच थे। डच ने भी व्यापार के लिए उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस मार्ग का अनुसरण वास्को डी गामा ने किया था। ये अफ्रीका के किनारे किनारे केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे। उसके बाद वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उनके दिमाग में आया कि सबसे ज़्यादा मांग यूरोप में किस सामग्री की है, तो वह मसाला और काली मिर्च का था और सबसे अधिक लाभ मसाला और काली मिर्च के व्यापार से प्राप्त हो रहा था। इसलिए डच व्यापारियों ने उस क्षेत्र में जाने का निश्चय किया जहाँ पर ये चीज़ें बहुतायत मात्रा में प्राप्त हो सकती थी। तो इसलिए डच व्यापारी भारत की ओर पहले ना जा करके दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए, जिसे मसाला द्वीप, मसाला पुंज कहा जाता था। यह इंडोनेशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। इसको हम लोग ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब डच व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया की ओर प्रस्थान करते हैं। डच व्यापारी जाएंगे किधर?
जहाँ पर उनको ज़्यादा लाभ मिलना है तो जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। तो सबसे पहले 1595 ईस्वी में पहले डच जहाजी बेड़े का नेतृत्व कार्नोलियन हाउटमैन, क्या लिखा हुआ है देखिए, कार्नोलियन हाउटमैन, जिसका नाम कहीं कहीं पर कार्नेलियस डेहस्टमान भी मिलता है। इसी के नेतृत्व में पहला डच जहाजी बेड़ा सुमात्रा आया, दक्षिण पूर्व एशिया के एक द्वीप सुमात्रा पर आया। इसी के नेतृत्व में बंटम, कहाँ पर, बंटम के राजा के साथ में एक व्यापारिक संधि की, और यह जो है जहाजी बेड़ा जो इस कार्नोलियन हाउटमैन के नेतृत्व में आया था 1597 ईस्वी में वापस चला गया। 1595 से 1601 ईस्वी तक डच व्यापारियों ने 15 बार दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया और प्रत्येक बार उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ को अस्थायी रूप देने के लिए डच सरकार ने सोचा और 1602 ईस्वी में संसद के आदेश से एक कंपनी का गठन किया गया, जिस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको अंग्रेजी में या मूल नाम जिसका बीओसी था। बीओसी का मतलब होता है बेरेनिगदे, ओस होता है ओस्ट इंडिसे कैम्पेगिनिक। बीओसी का मतलब होता है बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे कैम्पेगिनिक, इसका मूल नाम था। कभी कभी परीक्षाओं में अगर पूछा जाए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का मूल नाम क्या था, तो हमें बताना है बीओसी था, जिसका फुल फॉर्म होता है बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे कैम्पेगिनिक। वहाँ की सरकार ने, संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 21 वर्षों तक भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार इस कंपनी को दिया, और व्यापार करने में जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती थी उस बाधाओं के निवारण की भी व्यवस्था इस आदेश में की गई। उन्होंने कहा अगर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी से युद्ध करना हो तो युद्ध करने का भी अधिकार दिया, संधि करने का भी अधिकार दिया, अगर कोई भूमि प्राप्त हो रही है उसको प्राप्त करने का भी अधिकार दिया, तथा अपनी सुरक्षा के लिए अगर दुर्ग बनाना है तो दुर्ग बनाने का अधिकार डच संसद ने कंपनी को दिया। यदि कोई युद्ध करता है, कोई संधि करता है, कहीं भूमि प्राप्त होती है या कहीं दुर्ग बनता है, तो उसमें कंपनी का नहीं बल्कि यह माना जाएगा कि डच सरकार उसमें खड़ी है, डच सरकार का उसमें साथ है। अब हम लोग कंपनी के गठन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कंपनी जो है संयुक्त पूंजी पर बनाई गई थी। संयुक्त पूंजी का मतलब होता है कि बहुत से शेयर धारक उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं। इसमें लगभग 65 लाख गिल्डर लगा हुआ था, जिसको हॉलैंड, जीलैंड या अन्य स्थानीय व्यापारियों ने धन लगाया था। और इस कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेश से 17 सदस्यीय एक मंडल करता था, जिसको कहते हैं 17 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को
18% का। कितना? 18% का, 18% का लाभांश दिया, जो उस समय वाणिज्यिक इतिहास के 200 वर्षों में सर्वाधिक लाभ देना हुआ, सर्वाधिक लाभ था। इस तरह से डच कंपनी अपने शेयरधारकों को विश्व में सर्वाधिक लाभ देने वाली कंपनी थी। कंपनी का गठन होने के बाद कंपनी ने जो है अब अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए। दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि विभिन्न स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी थीं। तो अब उन्हीं स्थानों पर जब डच अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने जाते हैं तो पुर्तगाली और डच में स्वाभाविक रूप से युद्ध होना था और हुआ। सबसे पहले डचों ने बंटम, ये देख रहे हैं, बंटम पर पुर्तगालियों से अधिकार छीनकर अधिकार कर लिया। अम्बोयना, ये देखिए अम्बोयना, देख रहे हैं ना, अम्बोयना एरिया है, अम्बोयना को पुर्तगालियों से जीत लिया। उसके बाद 1619 ईस्वी में यह जकार्ता, जकार्ता को पुर्तगालियों से छीना और वहाँ जकार्ता के खंडहरों पर एक नगर बसाया जिसे बैटेविया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटेविया। और ये बैटेविया जो है पूरब में व्यापार का डचों का केंद्र बना। 1641 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया। ये देख रहे हैं मलक्का जलसंधि है, ये मलक्का है। यहाँ पर जो है 1641 में डचों ने अधिकार कर लिया। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में जो अंतिम बस्ती या फैक्ट्री सिलोन थी, उस पर भी तो ने 1658 ईस्वी में, ये है श्रीलंका, श्रीलंका पर या सिलोन पर 1658 ईस्वी में डचों ने अधिकार कर लिया। इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया की जो अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर डचों ने जो है 1658 ईस्वी में जो सिलोन थी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम लोग परिचर्चा करेंगे कि डचों ने जो है भारत में कब कब और कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो सबसे पहले हम लोग जो है पूर्वी घाट में देखेंगे कहां पर डचों की फैक्ट्रियां स्थापित हुई। सबसे पहले 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जहां से वो नील का निर्यात किया करते थे। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कौन सी है। 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वो विकल्प सही होगा। उसके बाद दूसरी जो है फैक्ट्री पुलिकट, पुलिकट वर्तमान में जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, वहाँ पुलिकट झील भी है, वहाँ पर जो है अपनी बस्ती स्थापित की। यहाँ से वस्त्रों का निर्यात किया करते थे पुलिकट से। देखिए पुलिकट से, पुलिकट से क्या करते थे, एक तो वस्त्रों का निर्यात करते थे, दूसरा यहाँ पर जो है गोला बारूद का कारखाना, गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था। तीसरा यही पुलिकट पर ही उन्होंने एक टकसाल क्या स्थापित की थी, टकसाल स्थापित की थी, जहाँ से स्वर्ण का सिक्का जारी करते थे। उस सिक्के को पगोड़ा कहते हैं, पैगोड़ा, क्या कहते हैं, पैगोड़ा कहते हैं। और इस सिक्के पर भगवान विष्णु या वेंकटेश की प्रतिमा अंकित थी। प्रश्न पूछा गया है कि डचों द्वारा जारी किए गए सिक्के का क्या नाम है।
तो हम उत्तर में बताएंगे डचों द्वारा जो पुलिकट से की टकसाल से सिक्का जारी किया गया था वो पैगोड़ा था। यहीं पर उन्होंने एक किला बनाया था जिसे गैलरिया का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गैलरिया फोर्ट कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पुलिकट में देखा जो 1610 में था। इसके बाद 1626 में पिपली में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित की। पिपली पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। 1627 में यहाँ पर स्थापित हुई थी फैक्ट्री पिपली में। पहले जब आईएएस आरओ में प्री परीक्षा में जीएस के साथ में हिस्ट्री के रूप में एक दूसरा सब्जेक्ट पूछा जाता था, दूसरा प्रश्न पत्र जो हिस्ट्री था उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया था डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री या डचों की बंगाल में पहला बस्ती कौन सी थी। उसमें उत्तर पिपली जो बहुत कठिन क्वेश्चन माना जाता था। तो हमें बताना है बंगाल में जो पहली फैक्ट्री डचों ने स्थापित की वो पिपली थी। उसके बाद हम आते हैं मछलीपट्टनम के नीचे बिमलीपट्टनम या मालीपट्टनम। यहाँ 1641 में डचों ने अपनी फैक्ट्री बनाई। उसके बाद 1645 में करई काल, 1645 में करई काल में भी जो आज पुडुचेरी का भाग है। इसके बाद 1653 में हुगली नदी के पास में चिंसुरा नामक स्थान है। हुगली नदी के पास में देखिए यहाँ पर चिंसुरा नामक स्थान है, वहाँ पर जो है फैक्ट्री बनाई और यहीं पर एक किले का निर्माण किया जिसका नाम है गुस्तावुस का किला। क्या नाम है? गुस्तावुस का किला। इसके बाद 1658 में पूर्वी घाट पर ही डचों ने 4 फैक्ट्रियों की स्थापना की। एक देखिए नेगापट्टनम है जो तमिलनाडु में है, नेगापट्टनम जो तमिलनाडु में है। दूसरा बालासोर जो उड़ीसा में है। तीसरा कासिम बाजार जो पश्चिम बंगाल में है। चौथा पटना जो बिहार में है। 1658 में 4 स्थानों पर डचों ने फैक्ट्रियों की स्थापना की। नेगापट्टनम जो कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में है। बालासोर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कासिम बाजार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और पटना कहाँ पर है? बिहार में। 4 फैक्ट्रियों की स्थापना इन्होंने की। कासिम बाजार में इन्होंने एक कारखाना खोला। उस कारखाने का में रेशम का काम होता था, इसलिए इसका नाम होगा रेशम चक्री। रेशम चक्री का कारखाना खोला और इस कारखाने में 3000 श्रमिक मजदूर कार्य करते थे। वहाँ पर जो रेशम चक्री कारखाना कासिम बाजार में डचों ने खोला था उसमें 3000 लोग काम किया करते थे। इस तरह से हम लोगों ने पूर्वी घाट पर अगर कालक्रम के हिसाब से देखें मछलीपट्टनम पहले, पुलिकट उसके बाद पिपली, उसके बाद 1627 में बिमलीपट्टनम या मालीपट्टनम 1641 में, करईकाल 1645 में, उसके बाद 1653 में चिंसुरा, उसके बाद 1658 में 4 फैक्ट्रियाँ नेगापट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट पर। तो पश्चिमी घाट पर 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की जहां से सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। ये सूरत जो क्षेत्र है सर्वाधिक डचों को सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाला क्षेत्र था। डचों को सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाला क्षेत्र था। उसके बाद
1941 में 3 स्थानों पर, कैम्बे यही अहमदाबाद है, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर 1663 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। इस तरह से पश्चिम में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो 1616 में सूरत, 1641 में कैम्बे और अहमदाबाद, और 1663 में जो है कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ये देखिए डिटेल में है, एक बार तेजी से हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि इसका रिवीजन भी हो जाएगा। पूर्वी तट पर 1605 में भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, जिससे नील का निर्यात होता था। इसी के पास में है पोटापल्ली, ये आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। 1610 में पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, यहाँ से वस्तुओं का निर्यात करते थे। बारूद का कारखाना था, फोर्ट केलेडिया नामक किला था, टकसाल बनाई थी जहाँ स्वर्ण सिक्का जारी किया जाता था, और जिसे पगोड़ा नाम दिया गया, जिस पर भगवान विष्णु व वेंकटेश की प्रतिमा उत्कीर्ण थी। यह भारत में मुख्यालय था, भारत में डचों का मुख्यालय था। 1627 में पिपली, जिसको हम लोग बात कर चुके हैं, बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री थी। 1641 में मालीपट्टनम या बिमलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। 1645 में कारिकाल या करईकाल, जो पांडुचेरी में है। 1653 में 4 जगहों पर हुआ था। चिंसुरा, जहां गुस्ताबुस का किला था, और 1658 में कासिम बाजार रेशम चक्री कारखाना जहां था, 3000 कर्मचारी काम करते थे। बालासोर उड़ीसा में, नेगापट्टनम कहाँ पर, तमिलनाडु में। हम लोग जानते हैं, भारत का अगर मैप हम लोग देखें, ये जो एरिया है ये है कोरोमंडल तट, और ये एरिया जो है मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट से विशेष रूप से डच वस्त्रों का निर्यात किया करते थे, और मालाबार तट से, जो केरला वाला एरिया है, तट से ये मसालों का निर्यात किया करते थे। अब हम लोग जो है डचों के जो व्यापार की प्रणाली थी उस पर चर्चा करेंगे। वो व्यापार की प्रणाली किस तरह से थी। तो व्यापार की प्रणाली के संबंध में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, 2 तरह के टर्म है। एक है कंट्री ट्रेड और दूसरा है कार्टेल व्यवस्था। जो कंट्री ट्रेड है, ये है भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और डचों के मध्य व्यापार किस तरह से होता था, उसको कंट्री ट्रेड के रूप में जाना गया है। इसके लिए भारत में समय समय पर 3 मुख्यालय डचों द्वारा बनाए गए थे। शुरू में 1605 से 1610 तक मछलीपट्टनम मुख्यालय था। बाद में 1610 से 1690 तक पुलिकट मुख्यालय बना। उसके बाद 1690 से 1805 तक नेगापट्टनम मुख्यालय बना। अब हम लोग समझते हैं कंट्री ट्रेड है क्या। देखिए, जैसे ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है मानते हैं, इसमें कोरोमंडल तट से डच जो है वस्त्र खरीदते थे। इस वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाकर बेचते थे, और जो लाभ प्राप्त होता था उस लाभ से दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला, काली मिर्च इत्यादि सामग्री खरीद करके यूरोप ले जाया करते थे। इसमें डचों को यूरोप से लाकर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो वस्त्र खरीदते थे उसमें पैसा लगाते थे। उससे जो लाभांश अर्जित होता था दक्षिण पूर्व एशिया में बेचने के बाद, उससे मसाला और काली मिर्च खरीदते थे और उसको ले जाकर यूरोप में बेचते थे। इस पूरी प्रक्रिया को, वस्त्र खरीद कर बेचने से यूरोप तक ले जाने को कंट्री ट्रेड कहते हैं। दूसरा था व्यवस्था, कार्टेल व्यवस्था। कार्टेल व्यवस्था क्या है? ये मजदूरों के शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। डचों को चाहिए था वस्त्र,
वस्त्र कौन देता था? बुनकर। डच बुनकरों से जो संबंध है वो डायरेक्ट ना स्थापित करके मध्यस्थों के माध्यम से करते थे, मीडिएटर के माध्यम से करते थे, और इनको एक मुश्त जो है धनराशि दे देते थे, और ये मध्यस्थ जो है बुनकरों से वस्त्र खरीद करके डचों की फैक्ट्रियों और जहाज़ों तक पहुंचा देते थे। इसमें एक समस्या ये थी कि मध्यस्थ जो है डच व्यापारियों से अधिक पैसा प्राप्त करते थे और इनको बुनकरों को कम पैसा देते थे। इससे बुनकरों का शोषण होता था। इसलिए कहा गया जो कार्टेल व्यवस्था थी वो बुनकरों के शोषण पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि डच व्यापारी मध्यस्थों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क स्थापित करते थे, मध्यस्थ डचों से अधिक पैसा लेते थे और बुनकरों को कम पैसा देते थे। डचों ने, हमने अभी पढ़ा था, दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत के पूर्वी घाट, भारत के पश्चिमी घाट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ये फैक्ट्रियां उससे पहले पुर्तगालियों का स्थापित थी, उनको विस्थापित करके हटाया गया। एक समय का चक्र होता है, पुर्तगालियों को डचों ने हटाया। अब डचों को भी हटाने के लिए एक नई शक्ति जो है प्रवेश कर गई थी। इसका हम लोग अगली क्लास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के संबंध में जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि अब जो है अंग्रेज़ भी भारत में व्यापारी के रूप में आ गए थे और उन्हीं स्थानों पर जहाँ पर डच थे वहाँ पर भी वो व्यापार की कोशिश किए। इसलिए एक स्वाभाविक परिणति के रूप में दोनों के बीच संघर्ष स्वाभाविक हो गया। और यह संघर्ष जहाँ जहाँ डच हैं वहाँ वहाँ होगा। तो डच कहाँ पर थे? दक्षिण पूर्व एशिया में और दूसरा भारत में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इस संघर्ष की जो परिणति है हुई अम्बोयना हत्याकांड के रूप में। ये कब हुआ था? 1623 में। अम्बोयना हम लोगों ने भी देखा था कि 1605 में जो है डचों ने पुर्तगालियों से छीना था। यहीं पर एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको बोलते हैं अम्बोयना हत्याकांड। इसमें होता क्या है कि अम्बोयना के जो 10 गवर्नर होते हैं, बेंसपेड ने ब्रिटिश व्यापारिक एजेंट टावरसन पर आरोप लगाया कि टावरसन जो है डच किले पर आक्रमण का प्रयास कर रहा है। इससे डच क्रोधित हुए और अंग्रेजों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 अंग्रेज और 9 जापानी सिपाही मारे गए। इससे जो है डचों और अंग्रेजों के मध्य प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ गई। इसके बाद हुआ क्या कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल आसानी से और अधिक मात्रा में अंग्रेज़ों को भारत से मिल सकता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने दक्षिण पूर्व एशिया से अपना ध्यान हटा करके भारत की ओर अपना ध्यान लगाया और वहाँ का महत्व उन्होंने कम कर दिया। एक कमज़ोर शक्ति के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में 1952 तक, कब तक? 1952 तक डच बने रहे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। भारत में डच और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष 1759 में बेदरा या बेदर्रा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर? बेदरा या बेदर्रा, बेदरा या बेदर्रा नामक स्थान पर हुआ। डच पराजित हो गए और
यह प्रश्न, यह जो तथ्य हमने पढ़ा 1759 और बेदरा या बेदर्रा बहुत सी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, डच और अंग्रेजों के मध्य जो है निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। बेदरा कहाँ पर है? बंगाल में है। बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में। तो इस तथ्य को अगर हम याद रखेंगे तो परीक्षाओं में कहीं से भी घुमाकर कुछ प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर हम लोग आसानी से दे लेंगे। इस तरह से जो है भारत में जो है बेदरा या बेदर्रा के युद्ध से डच शक्ति लगभग समाप्त हो गई। और 1805 में डचों ने कहा कि हमको सोकोत्रा द्वीप दे दीजिए और आप पूरा भारत ले लीजिए। अंग्रेज़ों ने डचों को 1805 में सोकोत्रा द्वीप दे दिया, वहाँ चले गए और भारत से अपना संपूर्ण अधिकार छोड़ दिए। इस तरह से भारत से डचों का जो है समापन हुआ। अब हम लोग जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे डचों की असफलता का कारण। हमने पहले पढ़ा था पुर्तगालियों का असफलता का कारण। पुर्तगाली आए, उनको हटा कर डच आए, डच आए, उनको हटा करके अंग्रेज आ रहे हैं। तो अब हम जो कारण में तुलना करेंगे तो अंग्रेज और डचों की बीच करेंगे। पहला है, अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी, क्योंकि पढ़ा था हमने फ्लूट शिप बनाया था। पुर्तगालियों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी और अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की कमज़ोर थी, इसलिए वो पराजित हुए। दूसरा, मसाला द्वीपों पर अधिक ध्यान देना। डचों ने लाभ अर्जित करने के लिए मसाला द्वीप पर अधिक ध्यान दिया और उन्होंने अपना व्यवस्थित अधिकार क्षेत्र नहीं बनाया, इस कारण से वो असफल रहे। तीसरा, सरकार का अत्यधिक नियंत्रण और केंद्रीकरण। डच कंपनी पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था और अपने शेयर धारकों को बहुत अधिक लाभ दिया करते थे। इससे कंपनी कमज़ोर हुई, क्योंकि आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। कंपनी की स्थिति खराब है, उसके बाद भी कंपनी जो है अधिक से अधिक लाभ दे रही है, उस कारण से जो है कंपनी पतन की ओर गई और डचों की भारत में असफलता का एक कारण बना। हम लोगों ने इसमें जो है अगर हम रैपिड रिवीजन करें तो 3-4 मुख्य बातें थी जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया। एक, 1595 में कार्नोलियन हाउटमैन के नेतृत्व में सुमात्रा में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद 1602 ईस्वी में बीओसी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है। इस तरह से हमने देखा दक्षिण पूर्व एशिया में 1602 में बंटम, 1605 में अम्बैना, 1619 में जकार्ता जहां बेटेबिया नगर बनाया और 1641 में मलक्का और 1658 में सीलोन पर डचों ने अधिकार किया। उसके बाद भारत में पूर्वी तट में 1605 में सबसे पहले मछलीपट्टनम में, फिर 1610 में पुलिकट, 1627 में पीपली, 1641 में मालीपट्टनम में बिमलीपट्टनम, 1645 में करईकाल, 1658 में चार स्थानों पर जिसमें नेगापट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार और पटना, और 1653 में चिंसुरा में पूर्वी तट पर जो है फैक्ट्रियां स्थापित की। पश्चिमी तट में चलेंगे तो 1616 में सूरत, 1641 में कैम्बे और अहमदाबाद, और 1663 में जो है कोचीन पर जो है डचों ने अधिकार करके फैक्ट्रियां स्थापित की। 1664 में जो है कोचीन पर जो है डचों ने अधिकार करके फैक्ट्रियां स्थापित की। 1665 में जो है
उसके बाद अंग्रेज़ों से इनका संघर्ष होता है। 1623 में अम्बुना हत्याकांड होता है और 1759 में बेदरा या बेदर्रा के युद्ध में पूर्णतः पराजित होते हैं। 1805 में सोकोत्रा द्वीप के बदले में पूरे भारत को छोड़कर डच चले जाते हैं। तो इस पूरे क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम अगली क्लास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन, उसके क्रियाकलाप पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।